Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the Scholar Science College. My name is Sana Nisar and today is our 7th lecture of chapter number 13 SNP block elements. लास्ट लेक्चर में हमने पीरियड 3 के क्लोराइड्स और हाइड्रोक्साइड्स को डिस्कस किया था, जबकि आज के लेक्चर में हमने ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स को स्टार्ट करना है। बिफोर स्टार्टिंग अल्कली मेटल्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अल्कली मेटल्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। सो फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, देन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, जबकि फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से हम इन दोनों एलिमेंट्स को डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम की एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ को, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को और केमिकल रिएक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी हैं, दैट आर एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल रिएक्शंस विद ऑक्सीजन, वाटर एंड क्लोरीन। सो सबसे पहले हम अल्कली मेटल्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, विद द एक्सेप्शन ऑफ लिथियम द अल्कली मेटल्स आर एक्सट्रीमली सॉफ्ट एंड रेडिली फ्यूज्ड। लिथियम के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं अल्कली मेटल्स के, वो सॉफ्ट हैं। इसकी रीज़न क्या है? लिथियम का साइज़ जो है वो स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो शेल्स ऐड होती हैं और उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, जिसकी वजह से जो एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज़ करता है। लिथियम क्योंकि स्मॉल साइज़ का है तो लिथियम जो है हार्ड होता है, जबकि बाकी जो एलिमेंट्स हैं सेम ग्रुप में वो लिथियम ही कंपैरेटिवली सॉफ्ट हैं, और अगर हम उनको हीट करें तो वो फ़ौरन से फ्यूज़ हो जाते हैं, मींस मेल्ट हो जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि सिवाय लिथियम के बाकी सारे एलिमेंट्स सॉफ्ट हैं और रेडिली फ्यूज़ हो जाते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है, दे आर हाईली मीलेबल, कैन बी प्रेस्ड आउट इनटू शीट्स। अगर हम किसी भी मेटल को प्रेस करके, मींस हैमर्ड करके शीट्स में कन्वर्ट कर सकें, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मीलेबिलिटी। इसको आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई आयरन बार हो, आप उसकी हैमरिंग करें तो जो आयरन के एटम्स हैं उनकी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगी हैमरिंग की वजह से, और वो बार जो है वो शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। सेम जो अल्कली मेटल्स हैं उनको भी हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अपॉन प्रेसिंग और हैमरिंग, इसलिए हम कहते हैं अल्कली मेटल्स आर हाईली मीलेबल। थर्ड प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी की। दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। अगर किसी मेटल को विदाउट ब्रेकिंग हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकें तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉपर वायर्स एग्जिस्ट करती हैं, आयरन वायर एग्जिस्ट करती हैं, सिमिलरली सिल्वर वायर एग्जिस्ट करती हैं। तो जो अल्कली मेटल्स हैं उनको भी हम विदाउट ब्रेकिंग वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वी से दैट अल्कली मेटल्स आर डक्टाइल। लास्ट प्रॉपर्टी है, व्हेन फ्रेशली कट दे हैव अ ब्राइट लस्टर विच क्विकली टार्निश्ड एज सून एज मेटल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एटमोसफेयर। जब किसी अल्कली मेटल्स को हम फ्रेशली कट करते हैं तो जो एरिया कट हुआ होता है वो एक शाइन शो करता है, क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और उस शाइन को हम कहते हैं मेटालिक लस्टर। लेकिन क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो मेटल की सरफेस है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो हम कहते हैं मेटल की सरफेस टार्निश्ड हो गई है। और अगर हम मेटल की सरफेस को टार्निशिंग से बचाना चाहते हैं तो हम मेटल को केरोसिन ऑयल और पैराफिन ऑयल में स्टोर करते हैं। यही रीज़न होती है जिसकी वजह से हमारे पास अगर सोडियम मेटल लैब में अवेलेबल हो तो आप देख सकते हैं कि वो केरोसिन ऑयल में प्रेजेंट होता है, उसके अंदर रखा जाता है, ताकि हम उसको उसकी ऑक्सीडेशन को, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर सकें। सो अल्कली मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ के बाद हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ को। स्टूडेंट्स, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर तीन प्रॉपर्टीज़ आती हैं, एटॉमिक रेडियस मींस एटॉमिक साइज, देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और लास्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से लेके वैलेंस शेल मींस आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस हमें किसी भी एटम के साइज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। किसी भी एटम का अगर एटॉमिक रेडियस स्मॉल है तो इट मीन्स एटम का साइज़ स्मॉल है, और अगर एटॉमिक रेडियस लार्ज है इट मीन्स उस एटम का साइज़ लार्ज।
अब हम ये देखते हैं कि ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स में एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। इसकी रीज़न क्या है? अगर हम इसकी रीज़न देखें तो आप ये देख सकते हैं कि जब हम हाइड्रोजन से लिथियम पे जा रहे हैं तो एक शेल ऐड हो रही है, देन लिथियम से सोडियम पे जा रहे हैं तो फर्दर एक शेल ऐड हो रही है, देन सोडियम से पोटेशियम पे जा रहे हैं एंड सो ऑन। जैसे जैसे हम हर नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करेंगे अलोंग द ग्रुप तो शेल ऐड होगी और उस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड होंगे, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट आएगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? जो शेल्स ऐड हो रही हैं और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं उनकी वजह से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो डिक्रीज कर जाती है। इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब डाउन द ग्रुप शेल्स ऐड हो रही हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है और जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो डिक्रीज कर जाती है जिसकी वजह से साइज इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम। तो अगर आप ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में एक्स एक्सिस के अलोंग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया गया है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, और वाई एक्सिस के अलोंग एटॉमिक रेडियस को रिप्रेजेंट किया गया है इन नैनोमीटर। नैनोमीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। तो अगर आप देखें तो लिथियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो सबसे कम है और जैसे जैसे हम लिथियम से ऑनवर्ड मूव करते हैं अप टू सीजियम तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है। इट मीन्स जो एटॉमिक साइज है वो लिथियम का सबसे स्मॉल है और सीजियम का जो है वो लार्ज है। So as we move from lithium to cesium, an extra shell of electron is added to each element, which increases the number of electrons and hence decreases the effective nuclear charge. And shielding effect increases due to which atomic size increases। तो हम ये कहते हैं कि जब हम along the group move करते हैं तो atomic size increase करता है क्योंकि उसके अंदर shells ऐड होती हैं, उन shells के अंदर electrons ऐड हो रहे हैं जिसकी वजह से shielding effect increase कर रहा है और जो न्यूक्लियस की effective nuclear charge है on the valence shell electrons वो decrease हो गया है और size increase कर गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जी। Ionization energy, that is the energy needed to remove the most loosely held electron from each of 1 mole of gaseous atoms to make 1 mole of singly charged gaseous ions। आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी एटम की वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। उस एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब क्योंकि किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो एटम कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव आयन में, कैटोइन में, इसलिए हम इस एनर्जी को कह रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्योंकि इस एनर्जी की वजह से जो न्यूट्रल एटम है वो आयन में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव आयन, दैट इज कॉल्ड कैटोइन। आयनाइजेशन एनर्जी को मेजर करने के लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं दैट इज़ किलो जाउल्स पर मोल, क्योंकि ये एक एनर्जी है और एनर्जी का यूनिट होता है किलो जाउल्स पर मोल। अगर आप केमिकल इक्वेशन को देखें, X इज़ एनी अल्कली मेटल लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। अगर हम इसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो वो एटम कन्वर्ट हो जाता है इनटू पॉजिटिव आयन विच इज़ नोन एज कैटोइन। तो अगर आप डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम रिप्रेजेंट करती है कि एक एटम है, उसकी जनरली कोई एटम है जिसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जो इनकमिंग फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और शेल से बाहर निकल जाता है। इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद जो एटम है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू पॉजिटिव आयन दैट इज कॉल्ड कैटोइन। अब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? अगर हम किसी एटम की वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं तो उस एनर्जी को मीन्स पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो उस एनर्जी को हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें तो इस एनर्जी को हम कहते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम देखेंगे कि ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स में आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज एज यू गो डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम अलोंग द ग्रुप मूव करते हैं डाउन द ग्रुप सो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती जाती है। इसकी रीज़न क्या होती है कि जो वैलेंस शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है अल्कली मेटल्स में, उसको हम यहाँ जनरली रिप्रेजेंट करते हैं NS1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे N रिप्रेजेंट कर रहा है पीरियड नंबर को, मींस लिथियम जो है वो सेकेंड पीरियड में है तो लिथियम की जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो होगी 2s1।
सिमिलरली सोडियम थर्ड पीरियड में है, तो सोडियम की जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो होगी 3s1 एंड सो ऑन। इस तरह से जो है वो हम पीरियड नेक्स्ट ऐड होगा तो हम लोग उसके लिए जो n की वैल्यू है वो डालेंगे जो उस पीरियड का नंबर है। यहाँ पे NS1 हमने एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर कर ली है। अब क्योंकि अल्कली मेटल्स की वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं शेल्स ऐड हो रही हैं, उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। सो जो न्यूक्लियस की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है NS1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो डिक्रीज करता जाता है डाउन द ग्रुप, जिसकी वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लूजली हेल्ड है और हम थोड़ी सी एनर्जी दे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं शेल में से। इसलिए हम ये कहते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है। So first ionization energy decreases as you go down the group because the distance of ns1 electron from the nucleus increases on moving from lithium to cesium. Its removal become more and more easy as we proceed from lithium to cesium. अगर आप ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ के एक्स एक्सिस के ऊपर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया गया है, लिथियम को, सोडियम को, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम को, और वाई एक्सिस के ऊपर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट किया गया है इन किलो जाउल्स पर मोल में। तो आप ये देख सकते हैं कि जो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम अलोंग द ग्रुप मूव कर रहे हैं अप टू सीजियम तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है, और इसकी रीज़न क्या है? ड्यू टू डिक्रीज इन द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो हम ये कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, साइज ऑफ एटम स्मॉल होता है, उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, और जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, इट मीन साइज ऑफ एटम लार्ज है, उतनी आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। So the second ionization energies are fairly high since the loss of the second electron from M positive cation, which has a noble gas electronic configuration, is quite difficult. इसका मतलब ये है कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं इनकी जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये होती है कि जब हम अल्कली मेटल्स में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो अल्कली मेटल्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसी हो जाती है, जिसकी वजह से क्योंकि नोबल गैसेस आर हाईली स्टेबल, तो जो अल्कली मेटल्स हैं वो भी एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद हाईली स्टेबल हो जाती हैं। अगर हमने नेक्स्ट सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड हैं, और वो क्वेश्चंस क्या हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई ग्रुप वन अल्कली मेटल्स हैज़ लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन अदर ग्रुप? जो ग्रुप वन की अल्कली मेटल्स हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इसकी रीज़न ये है, एज वी मूव अलोंग द पीरियड the effective nuclear charge increases due to which atomic size decreases. Due to decrease in atomic size, more energy is required to remove an electron from the valence shell. As a result, ionization energy increases. So alkali metals are large size due to which they have lowest ionization energy. इसका मतलब ये है कि जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। इसकी रीज़न क्या है? अलोंग द पीरियड शेल ऐड नहीं होती, जस्ट इलेक्ट्रॉन्स शेल में ऐड हो रहे हैं और प्रोटॉन न्यूक्लियस में ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो एक ही शेल के ऊपर ज़्यादा होती जा रही है। अब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्योंकि एक ही शेल के ऊपर इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से साइज श्रिंक करता है, तो हम कहते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है अलोंग द पीरियड। एटॉमिक साइज़ के डिक्रीज़ करने से, क्योंकि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है NS1 इलेक्ट्रॉन उसको टाइटली बाउंड करके रखा हुआ होता है। अब जितना स्मॉल साइज़ होगा एटम का उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। अब क्योंकि अल्कली मेटल्स ग्रुप वन में आते हैं और इनके साइज़ लार्ज हैं, और जैसे हम अल्कली मेटल से आगे मूव करते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ करते हैं। अब क्योंकि अल्कली मेटल्स का साइज़ लार्ज है, इसलिए इनके ऊपर जो वैलेंस शेल पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम है, और थोड़ी सी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि अल्कली मेटल्स जो हैं, जो फर्स्ट ग्रुप है अल्कली मेटल्स का, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है, और बाकी जितने भी ग्रुप है पीरियोडिक टेबल के, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स ज़्यादा है, क्योंकि उनके साइज़ अल्कली मेटल से कम है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अल्कली मेटल के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट्स हायर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी?
The second ionization energies are fairly high because when one electron is removed from alkali metals, they attain the electronic configuration of noble gases and stabilize. So more energy is required to remove second electron. अब यहाँ पे मैंने सोडियम की एग्जाम्पल को कोट किया है. सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है 1s2 2s2 2p6 3s1. तो अगर हम सोडियम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 1s2 2s2 2p6, जो इक्विवेलेंट है नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ. नियॉन क्योंकि एक नोबल गैस है तो नोबल गैसेस तो हाईली स्टेबल होती हैं. इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबलाइज हो गई है. अब अगर हमने सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है सोडियम में से तो कंपैरेटिवली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी. दैट इज़ वाई वी से दैट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल्स आर हायर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है हमारा एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ का, दैट इज ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ. किसी भी एटम की ये एबिलिटी हो कि वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम मेजर करते हैं पॉलिंग स्केल के ऊपर. मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरे प्रोडक्ट टेबल का है फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4. और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरे प्रोडक्ट टेबल का है सीजियम, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.7. अब इसकी रीज़न क्या है कि फ्लोरीन क्यों मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सीजियम क्यों लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है. अब हम ट्रेंड देखते हैं, जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है. जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है. अगर सीजियम लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम ये भी वर्ड इसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि जो एलिमेंट्स लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. अब अगर हम अल्कली मेटल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखें तो हम ये कहते हैं कि अल्कली मेटल्स हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज देयर NS1 इलेक्ट्रॉन एंड हेंस हैव इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. अल्कली मेटल्स में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है क्योंकि उनकी वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और साइज भी लार्ज है कंपैरेटिव टू अदर ग्रुप्स, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन आराम से डोनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. अब अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखें तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं शेल्स ऐड होती हैं और उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस का चार्ज है, दैट इज़ अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिक्रीज करता जाता है. अब जितना बड़ा एटम का साइज होगा उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा. अब अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है तो न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को अगर वो अट्रैक्ट या होल्ड नहीं कर सक रहा तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर से कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो हम ये कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है. तो जितना एटम का साइज बड़ा होगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना कम होगा और उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी. तो डाउन द ग्रुप क्योंकि एटॉमिक साइज हमने देखा है इंक्रीज कर रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर रहा है, इसलिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी डिक्रीज करती है. सीजियम क्योंकि लास्ट एलिमेंट है फर्स्ट ग्रुप का तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है 0.7. और लिथियम क्योंकि पहला एलिमेंट है इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है. अगर आप लोग इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ के एक्स एक्सिस के ऊपर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सिस के ऊपर पॉलिंग स्केल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का. तो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है एंड देन जैसे ही हम लिथियम से डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं सीजियम तक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है और सीजियम की सबसे कम है. सो we कहते हैं these elements have very little electronegative character because they have little tendency to attract electrons towards themselves. Electronegativity decreases down the group due to increase in atomic size and decrease in effective nuclear charge. अब यहाँ पे हमारी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ एंड हो जाती हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ आती हैं, ट्रेंड्स इन मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड ट्रेंड्स इन डेंसिटी. सबसे पहले हम देखते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड है. The melting point and boiling point decreases as you go down the group because atomic size increases due to increase in number of electrons which decreases the nuclear attraction. जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं शेल्स ऐड होती हैं, उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप.
शील्डिंग इफेक्ट के ज़्यादा होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो जाता है, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज कर जाता है. As the size of the atom increases, the repulsion of non-bonding electron also increases. This increase in the repulsion of non-bonding electron decreases the melting and boiling point of alkali metals when we move from lithium to cesium. अब जैसे से हम लिथियम से सीजियम पे मूव करते हैं डाउन द ग्रुप, तो क्योंकि साइज में इंक्रीज आ रहा है तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में रिपल्जन आती है, और जितनी ज़्यादा रिपल्जन होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी कम होगी, और जितनी स्टेबिलिटी कम होती है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता है, क्योंकि जो लेस स्टेबल कंपाउंड है उसे हम थोड़ी सी हीट दे के मीन्स मेल्ट कर सकते हैं. तो हम ये कहते हैं जब हम लिथियम से डाउनवर्ड सीजियम पे मूव करते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्जन की वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, और स्टेबिलिटी डिक्रीज करने की वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करता है. तो जो सीजियम है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, और जो लिथियम है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है. यहाँ पे जो रेड कलर के बार्स हैं वो मेल्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो ब्लू बार्स हैं वो बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करें, और दोनों में डिक्रीज आ रहा है जैसे से हम लिथियम से सीजियम तक डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्रेंड्स इन डेंसिटी. स्टूडेंट्स, डेंसिटी क्या होती है? एज यू ऑल नो दैट डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अल्कली मेटल्स जो हैं उनकी डेंसिटी सबसे लो है. The density of alkali metals are quite low due to the large atomic volume. अब क्योंकि जो अल्कली मेटल्स हैं उनका साइज़ पूरे पीरियोडिक टेबल में कंपैरेटिवली लार्ज है, तो लार्ज साइज़ होने की वजह से उनका जो वॉल्यूम है एटॉमिक वॉल्यूम वो ज़्यादा है, और क्योंकि डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी और मास का इन्वर्स रिलेशन, डेंसिटी और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा डेंसिटी उतनी कम होगी. अब अल्कली मेटल्स का लार्ज साइज होने की वजह से एटॉमिक वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो इनकी डेंसिटी जो है वो लो है. लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है वाटर से भी लाइटर होते हैं. अब अगर हम डेंसिटी का ट्रेंड देखें कि अलोंग द ग्रुप डेंसिटी का क्या ट्रेंड है, सो द डेंसिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, so volume increases. Potassium is however lighter than sodium, which is due to an unusual increase in atomic size of potassium. अब हम ये कहते हैं कि डेंसिटी जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है. इसकी रीज़न क्या होती है? जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो मास बाय वॉल्यूम रेशो इंक्रीज कर रही है, और मास बाय वॉल्यूम रेशो को इंक्रीज करने से डेंसिटी इंक्रीज कर रही है. मीन्स जब हम लिथियम से सोडियम देन पोटेशियम मूव करेंगे, शेल्स ऐड होंगी, उनमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे. इसका मतलब है कि एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो एटॉमिक मास भी इंक्रीज कर रहा है. सो मास भी इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, बट इंक्रीज इन मास इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन वॉल्यूम, जिसकी वजह से डेंसिटी इंक्रीज कर रही है. अब देखिए लिथियम की डेंसिटी कम है देन सोडियम की उससे ज़्यादा है. पोटेशियम एक एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, देन रुबिडियम की डेंसिटी उससे ज़्यादा है, और सीजियम की सबसे ज़्यादा है. तो डेंसिटी जो है उसका ट्रेंड क्या है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है एक्सेप्ट पोटेशियम. अब पोटेशियम क्यों इरेगुलर बिहेवियर शो करता है? पोटेशियम इज द फर्स्ट मेंबर टू हैव डी ऑर्बिटल. पोटेशियम पहला मेंबर है जहां से डी ऑर्बिटल स्टार्ट हो रही हैं. इसकी वजह से पोटेशियम एक एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है. पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन सोडियम से कम है. तो हम ये कहते हैं कि जब हम सोडियम से पोटेशियम पे मूव करते हैं, सो इंक्रीज इन वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन मास. दैट्स व्हाई डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन दैट ऑफ सोडियम. अब ऐसा क्यों है? इसकी रीज़न है बिकॉज पोटेशियम बीइंग द फर्स्ट मेंबर टू हैव डी ऑर्बिटल, दैट इज व्हाई पोटेशियम शो एबनॉर्मल डेंसिटी. सो स्टूडेंट्स, डेंसिटी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है अक्सर, वाई डेंसिटी ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट लोअर देन सेकेंड ग्रुप एलिमेंट. जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं इनकी डेंसिटी सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स मीन अल्कलाइन अर्थ मेटल से कम होती है. इसकी रीज़न क्या है? As we all know that density is equals to mass per unit volume. Lesser the volume, greater will be the density. So when we move from group 1 to group 2, the atomic size decreases. जैसे हम group 1 से group 2 में move करते हैं तो effective nuclear charge ज़्यादा हो रहा है, सेम शेल के ऊपर attraction increase हो रही है, जिसकी वजह से size shrink करता है, atomic size decrease करता है. एटॉमिक साइज के डिक्रीज करने से एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो भी डिक्रीज करता है, और एटॉमिक वॉल्यूम जितना कम होगा डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी. सो ड्यू टू विच डेंसिटी इंक्रीजेज. सो वी से दैट डेंसिटी ऑफ ग्रुप 1 मेटल इज लोअर एंड ग्रुप 2 मेटल इज
हायर, क्योंकि ग्रुप 2 मेटल्स जो हैं उनका एटॉमिक वॉल्यूम कम है इसलिए डेंसिटी ज़्यादा है, और ग्रुप 1 का एटॉमिक वॉल्यूम ज़्यादा है इसलिए उनकी डेंसिटी कम है। सो नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हो जाती हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। केमिकल रिएक्शन के हम 3 तरह के रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है रिएक्शन विद वाटर। जब भी अल्कली मेटल्स वाटर से रिएक्ट करेंगे रिजल्ट में प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोक्साइड्स। सेकेंड है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अल्कली मेटल्स जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे रिजल्ट में प्रोड्यूस करेंगे ऑक्साइड्स, और ऑक्साइड्स 3 कैटेगरीज हो सकती हैं। नॉर्मल ऑक्साइड ही बनता है, पर ऑक्साइड ही बनता है, और सुपर ऑक्साइड ही बनता है। नॉर्मल ऑक्साइड वो ऑक्साइड होता है जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। पर ऑक्साइड वो ऑक्साइड होता है जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होता है, और सुपर ऑक्साइड वो ऑक्साइड होता है जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर -1/2 चार्ज होता है। और थर्ड और लास्ट रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद क्लोरीन, जिसके रिजल्ट में क्लोराइड्स बनते हैं। तो अब हम इन तीनों रिएक्शन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट रिएक्शन दैट इज ट्रेंड्स इन रिएक्टिविटी विद वाटर। The reaction of alkali metals with water is very fast as a small piece of lithium, sodium and potassium floats on water. अल्कली मेटल्स का जो रिएक्शन है वाटर के साथ वो बहुत फास्ट होता है, विग्रस होता है, और जब रिएक्शन होता है अल्कली मेटल्स का वाटर के साथ तो रिजल्ट में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है, मींस इवॉल्व होती है रिएक्शन में से, और कलरलेस सोल्यूशन बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम सोडियम मेटल लें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम पोटेशियम मेटल लें, तो अगर हम जनरल बात करें तो हम कहते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं। जो भी मेटल लेंगे उसका हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा, कलरलेस सोल्यूशन बनेगा हाइड्रोक्साइड का। अब ये जो रिएक्शन है अल्कली मेटल्स का वाटर के साथ, इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। ये ऐसा रिएक्शन है जिसके रिजल्ट में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है रिएक्शन में से। अब जो हाइड्रोजन गैस है वो फ्लेमेबल होती है, मीन्स फायर कैचिंग होती है, तो हीट की वजह से ये फायर कैच कर लेती है और बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अब अगर हम रिएक्टिविटी का ट्रेंड देखें तो जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी अल्कली मेटल्स की इंक्रीज करती है। तो जो लिथियम और सोडियम है वो वाटर से रिएक्ट करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। सोडियम के बाद जो पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम हैं ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि ये आइस के साथ ही -100 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट कर जाते हैं। अगर हम रिएक्टिविटी के रिएक्शंस को देखें, मीन्स वाटर के साथ मेटल्स के रिएक्शन को, यहाँ मैंने जनरली एम यूज़ किया है। एम कोई भी अल्कली मेटल्स हो सकती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, एनी मेटल। अगर आप इसको स्पेसिफाई कर दें सोडियम पे, तो सोडियम को जब हम वाटर में ऐड करेंगे तो एक रिएक्शन होगा जिसके रिजल्ट में कलरलेस सोल्यूशन बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब क्योंकि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है तो जो हीट रिलीज होगी उसकी वैल्यू होगी नेगेटिव। ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है उनकी इंथैल्पी नेगेटिव होती है, और ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है उनकी इंथैल्पी पॉजिटिव होती है। इस केस में क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, सोडियम के केस में -222 किलो जाउल्स पर मोल एनर्जी रिलीज होगी, और जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है वो फ्लेमेबल है तो वो हीट की वजह से फायर कैच कर लेगी। अब यहाँ पे कुछ वीडियोज़ हैं उनको आप कंपेयर करें। अगर फर्स्ट वीडियो है सोडियम मेटल प्लेस्ड इन वाटर, अगर हम सोडियम मेटल को वाटर में डालें तो आप देखिए रिएक्शन है लेकिन वो बहुत ज़्यादा विग्रस नहीं है, मींस जो बीकर है उसके अंदर बस थोड़ा सा रिएक्शन हुआ है जिसके रिजल्ट में कलरलेस सोल्यूशन बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और एक छोटा सा फ्लेम प्रोड्यूस हुआ है, और फ्लेम की रीज़न क्या है, हाइड्रोजन ने फायर कैच की। सेकेंड रिएक्शन आप देखिए पोटेशियम का है, और पोटेशियम का रिएक्शन एज़ कम्पेयर टू सोडियम थोड़ा विग्रस है। सर पोटेशियम के बाद जब आप आते हैं रुबिडियम के ऊपर, सो रुबिडियम का रिएक्शन जो है वो पोटेशियम से भी ज़्यादा है। एंड देन जब सीजियम पे आते हैं तो सीजियम का रिएक्शन बहुत ज़्यादा विग्रस है। तो इनसे आपको थोड़ा सा ये पता, एक अंदाज़ा होता है, पता चलता है कि रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ कर रही है वाटर के साथ। अब इसकी क्या रीज़न है, क्यों रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करती है, यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स विद वाटर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, वाई। तो अब हम अगर इसको देखें रिएक्टिविटी के ट्रेंड को, तो हम ये कहते हैं कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप इन अल्कली मेटल्स एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, एज अ रिजल्ट द इंटर एटॉमिक फोर्सेस डिक्रीजेज एंड हेंस स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, एज यू ऑल नो शेल्स ऐड हो रही हैं और शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है। जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसके डिक्रीज करने की वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। जितना एटम का साइज बड़ा होता जाएगा डाउन द ग्रुप उतनी इंटर एटॉमिक फोर्सेस डिक्रीज करती जाएंगी, और इंटर एटॉमिक फोर्स जितनी कम होती है स्टेबिलिटी उतनी कम होती है। सो जितना साइज लार्ज होगा इंटर एटॉमिक फोर्स
फोर्स कम होगी, एज अ रिजल्ट स्टेबिलिटी कम होगी, और स्टेबिलिटी के कम होने की वजह से रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी। तो हम ये कहते हैं कि जो अल्कली मेटल्स में डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हैं जो आइस के साथ भी -100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रिएक्ट करते हैं। जबकि जो लिथियम और सोडियम है वो भी नो डाउट वाटर से रिएक्ट करते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम उनकी रिएक्टिविटी कम है ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। स्मॉल साइज है लिथियम और सोडियम का, इंटर एटॉमिक फोर्सेस ज़्यादा हैं, इंटर एटॉमिक फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होती है रिएक्टिविटी उतनी ही कम होती है। सो नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विद ऑक्सीजन। Alkali metals react with oxygen or air rapidly and thus get tarnished due to the formation of their oxide on the surface of metals. It is for this reason that alkali metals are stored in kerosene और paraffin oil. alkali metals को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करवाते हैं तो alkali metals अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ऑक्साइड्स तो हमारे पास तीन तरह के होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड भी होता है, पर ऑक्साइड भी होता है और सुपर ऑक्साइड भी होता है। तो हम ये देखेंगे कि कौन सा अल्कली मेटल किस टाइप का ऑक्साइड बनाता है। स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट एलिमेंट से, लिथियम से। क्योंकि लिथियम का साइज एज कम्पेयर टू अदर ग्रुप मेंबर्स स्मॉल है और इंटर एटॉमिक फोर्सेस ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा है। लिथियम मेटल इज स्टेबल एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स ऑफ द ग्रुप। तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम है। तो जब हम लिथियम को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस बर्न करवाते हैं, सो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मोनो ऑक्साइड, मीन्स नॉर्मल ऑक्साइड या सिंपल ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, Li2O, और रिजल्ट में रेड कलर का फ्लेम प्रोड्यूस होता है। तो अगर आप केमिकल इक्वेशन को देखें, लिथियम मेटल को हमने इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न किया है और रिजल्ट में लिथियम का नॉर्मल ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, Li2O, और ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ -2 चार्ज है, इसलिए हम जिस ऑक्सीजन पे -2 चार्ज हो उस ऑक्साइड को हम कहते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। स्टूडेंट्स अगर आप फ्लेम को देखें तो फ्लेम का कलर रेड है, सो लिथियम के लिए स्पेसिफिकली जो फ्लेम होता है दैट इज़ रेड कलर फ्लेम। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है सोडियम। सोडियम व्हेन बर्न इन ऑक्सीजन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इट फॉर्म्स मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड। सोडियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड ही बनाता है और पर ऑक्साइड ही बनाता है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी पर ऑक्साइड को डिस्कस करें, सो इट इज़ Na2O2। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है और 2 ऑक्सीजन एटम है, और सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है और 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। सो +2 बैलेंस -2, द होल मॉलिक्यूल इज Na2O2। अब ये जो पर ऑक्साइड है सोडियम का, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब हमने सोडियम मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो गोल्डन येलो कलर का, अगर आप फ्लेम को देखें तो ये गोल्डन येलो कलर का फ्लेम है और रिजल्ट में सोडियम का पर ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास सोडियम के बाद अगर हम जाते हैं, अब क्योंकि सोडियम की रिएक्टिविटी एज कम्पेयर टू लिथियम ज़्यादा है तो सोडियम फॉर्म मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड, सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड ही बनाता है और साथ पर ऑक्साइड ही बनाता है। और जैसे हम सोडियम से ऑनवर्ड मूव करते हैं पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम पे, तो उनकी रिएक्टिविटी सोडियम से भी ज़्यादा है, तो दे फॉर्म सुपर ऑक्साइड, वो सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एम लें, जनरली एम यहाँ पे रुबीडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है और सीजियम भी हो सकता है। सो उसको हम बर्न करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो रिजल्ट में प्रोड्यूस होगा MO2, दैट इज़ अ सुपर ऑक्साइड। अगर पोटेशियम होगा तो KO2, अगर रुबीडियम होगा तो RbO2। डिपेंड करता है कि इन तीनों में से कौन से मेटल हमने यूज़ किए हैं। अगर स्पेसिफिकली मैं पोटेशियम यूज़ करती हूँ, उसके लिए जो फ्लेम का कलर होता है वॉयलेट कलर होता है। अब यहाँ पे अगर आप फ्लेम के कलर को नोट करें तो वो वॉयलेट सा कलर प्रोड्यूस हो रहा है इन केस ऑफ पोटेशियम, और पोटेशियम ऑक्साइड बन रहा है, दैट इज़ एक्चुअली अ सुपर ऑक्साइड KO2। अब स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया यहाँ तक कि लिथियम फॉर्म्स नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम फॉर्म्स पर ऑक्साइड एंड पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम फॉर्म्स सुपर ऑक्साइड्स। अब अगर हमें किसी एलिमेंट का नॉर्मल ऑक्साइड चाहिए हो, किसी अल्कली मेटल का नॉर्मल ऑक्साइड चाहिए हो, जैसे लिथियम है, तो अगर हम उसे डायरेक्ट ऑक्सीजन की प्रेजेंस से बर्न करवाते हैं तो वो नॉर्मल ऑक्साइड दे देता है। लेकिन अगर हमें लिथियम के अलावा किसी एलिमेंट का नॉर्मल ऑक्साइड चाहिए हो, जैसे सर हमें सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड चाहिए, तो उसके लिए हमें इनडायरेक्ट मेथड्स को यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं तो उसके रिजल्ट में सोडियम का पर ऑक्साइड बनेगा। मीन्स अगर हम सोडियम मेटल को डायरेक्टली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करवाते हैं तो हमारे पास Na2O2 के बनने के चांसेस होते हैं। तो अगर हमें सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड चाहिए तो उसके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, और इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सोडियम पर ऑक्साइड, सोडियम नाइट्राइट या फिर सोडियम नाइट्रेट को रिड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, और रिड्यूस करके कन्वर्ट कर देते हैं नॉर्मल ऑक्साइड में।
अगर हम आप इन केमिकल इक्वेशंस को देखें तो पहली इक्वेशन है सोडियम पर ऑक्साइड की। हमने सोडियम पर ऑक्साइड को सोडियम मेटल के साथ ट्रीट किया और रिड्यूस कर दिया इनटू नॉर्मल ऑक्साइड, तो सोडियम पर ऑक्साइड से कन्वर्ट हो गया है नॉर्मल ऑक्साइड में Na2O में। सेकेंड इक्वेशन में हमने सोडियम का नाइट्राइट लिया है, उसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस किया है इनटू नॉर्मल ऑक्साइड और साथ में नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। और थर्ड रिएक्शन में हम लेते हैं सोडियम नाइट्रेट NaNO3, उसको सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करवाते हैं और रिड्यूस कर देते हैं इनटू नॉर्मल ऑक्साइड और साथ में नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है। स्टूडेंट्स, जो लास्ट रिएक्शन है इसमें NaNO3 है, सोडियम नाइट्रेट। अब यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से हम सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड बना सकते हैं बाय इनडायरेक्ट मेथड्स। अब जो हमने तीन तरह के ऑक्साइड देखे हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। अगर हम नॉर्मल ऑक्साइड को देखें जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, उसको अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्योंकि ऑक्साइड आयन बेसिक नेचर का है, बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन लॉरी कॉन्सेप्ट, बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। तो जब हम ऑक्साइड आयंस मीन नॉर्मल ऑक्साइड को वाटर में डालेंगे तो ऑक्साइड आयन वाटर से प्रोटॉन ले लेगा, क्योंकि ऑक्साइड आयन बेसिक नेचर का है, तो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू हाइड्रोक्साइड आयन। क्योंकि वाटर ने प्रोटॉन रिलीज कर दिया है या ऑक्साइड आयन को दे दिया है, डोनेट कर दिया है, तो वाटर कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्साइड आयन में, इटसेल्फ हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। इसका मतलब है अगर हम किसी भी मेटल नॉर्मल ऑक्साइड को वाटर के अंदर डालेंगे तो रिजल्ट में मेटल हाइड्रोक्साइड्स प्रोड्यूस होंगे। सेकेंड हमारे पास प्रॉपर्टी है पर ऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स की। पर ऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। इनको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, पर ऑक्साइड्स को सुपर ऑक्साइड को, तो हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज होता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि जो पर ऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स हैं दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन नेचर। अब हम हर एक ऑक्साइड को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम दी सिंपल ऑक्साइड। सिंपल ऑक्साइड एक्चुअली नॉर्मल ऑक्साइड को बोल रही हैं, M2O नॉर्मल ऑक्साइड। यहाँ पे M कोई भी अल्कली मेटल है जनरली। सबसे पहले है रिएक्शन विद वाटर। अगर हम नॉर्मल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्योंकि नॉर्मल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, तो वाटर की प्रेजेंस में वो बेस प्रोड्यूस करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे मैं जनरल एग्जांपल लेती हूँ लिथियम के नॉर्मल ऑक्साइड की। लिथियम के नॉर्मल ऑक्साइड को जब वाटर में ऐड करेंगे तो रिजल्ट में प्रोड्यूस होगा लिथियम हाइड्रोक्साइड। अब क्योंकि ये नॉर्मल ऑक्साइड है और नॉर्मल ऑक्साइड वाटर की प्रेजेंस में वाटर से प्रोटॉन ले लेता है और कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्साइड में, इसलिए रिजल्ट में हाइड्रोक्साइड्स प्रोड्यूस हुए हैं। So these are simple basic oxides reacting with water to give the metal hydroxides. For example, lithium oxide react with water to give a colorless solution of lithium hydroxide. अब क्योंकि लिथियम ऑक्साइड ने लिथियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस किया है वाटर में, इससे ये पता चलता है कि लिथियम ऑक्साइड बेसिक नेचर रखता है। अगर ये बेसिक नेचर रखता है तो हम इसको डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करवाएंगे, सो इट गिव्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसके रिजल्ट में सॉल्ट प्रोड्यूस होगा और वाटर प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह अगर हम लिथियम ऑक्साइड को HCl से रिएक्ट करवाएं, डाइल्यूट HCl से, तो रिजल्ट में लिथियम क्लोराइड का सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे हम कोई भी नॉर्मल ऑक्साइड को ले सकते हैं। लिथियम ऑक्साइड के अलावा हम Na2O सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड को लेंगे तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट प्रोड्यूस होगा और साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। So these simple oxides all react with an acid to give salt and water. For example, sodium oxide will react with dilute hydrochloric acid to give colorless sodium chloride solution and water. और अगर हम सोडियम ऑक्साइड की बजाय लिथियम का नॉर्मल ऑक्साइड लें तो लिथियम क्लोराइड एंड वाटर। ये था नॉर्मल ऑक्साइड। देन वी मूव टूवर्ड्स peroxide. peroxide में ऑक्सीजन के ऊपर होगा -1 चार्ज, सो इट इज M2O2। यहाँ पे M जनरल कोई भी मेटल हो सकती है, जैसे सोडियम का peroxide होगा तो Na2O2। अगर हम peroxide को वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो इसके रिजल्ट में भी हाइड्रोक्साइड्स प्रोड्यूस होंगे, बट अलॉन्ग विद हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन peroxide ही प्रोड्यूस होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो peroxide है दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो रिजल्ट में हाइड्रोजन peroxide प्रोड्यूस कर रहा है। और ये जो रिएक्शन होता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो मीन्स ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है। सो हीट की प्रेजेंस में जो हाइड्रोजन peroxide है वो डिकम्पोज हो जाती है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन गैस। So if the reaction is done in ice cold, a solution of metal hydroxide and hydrogen peroxide is formed.
If the temperature increases, the hydrogen peroxide produced decompose into water and oxygen. The reaction can be very violent overall. सो अब क्योंकि हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, इट मीन्स जो ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड है, दैट शो सम हाउ बेसिक कैरेक्टर, दैट्स वाई इट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड इन वाटर. तो अगर हम इसको डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कराएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा जिसके रिजल्ट में सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, और क्योंकि ये पर ऑक्साइड है तो ये साथ में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी रिलीज़ करेगा. लेकिन जो पर ऑक्साइड का डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन होता है वो वाटर कंपैरेटिवली मोर वायलेंट होता है. So these reactions are even more exothermic than the one with water. A solution containing a salt and hydrogen peroxide is formed. The hydrogen peroxide will decompose to give water and oxygen if the temperature. So students, अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट ऑक्साइड की तरफ, दैट इज़ सुपर ऑक्साइड. सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर होता है -1/2 चार्ज, और मेटल के ऊपर क्योंकि अल्कली मेटल है तो ऑब्वियसली +1 चार्ज होगा. अब सुपर ऑक्साइड में आप पोटेशियम ऑक्साइड ले सकते हैं, रुबीडियम ऑक्साइड ले सकते हैं और सीजियम ऑक्साइड ले सकते हैं. सुपर ऑक्साइड जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है मेटल हाइड्रोक्साइड. लेकिन क्योंकि सुपर ऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिजल्ट में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व होती. और अगर रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है इट डिकम्पोज इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन. So a solution of the metal hydroxide and hydrogen peroxide is formed, but oxygen gas is given off as well. These are strong exothermic reactions and the heat produced will inevitably decompose the hydrogen peroxide to water and more oxygen. Next है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड. अगर हम सुपर ऑक्साइड को डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करवाते हैं डाइल्यूट HCl के साथ तो रिएक्शन वाटर कंपैरेटिवली मोर एक्सोथर्मिक होता है और रिजल्ट में सॉल्ट प्रोड्यूस होता है अलॉन्ग विद हाइड्रोजन peroxide एंड ऑक्सीजन गैस. So these reactions are even more exothermic than the ones with water. A solution containing a salt and hydrogen peroxide is formed together with oxygen gas. The hydrogen peroxide will again decompose to give water and oxygen as the temperature rises. यहाँ पे मैंने पोटेशियम के एग्जाम्पल कोड किया. पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड है जो HCl डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कर रहा है और रिजल्ट में पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है अलॉन्ग विद हाइड्रोजन peroxide एंड ऑक्सीजन गैस. अब हम मूव करते हैं आज के लास्ट रिएक्शन की तरफ, दैट इज़ द रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विद क्लोरीन. अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू गिव हेलाइड्स, मेटल हेलाइड्स. अल्कली मेटल्स जब भी क्लोरीन गैस की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं मीन्स बर्न होते हैं तो रिजल्ट में मेटल हेलाइड्स प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं मेटल के क्लोरीन के साथ. अब जो लिथियम और सोडियम है वो स्लोली रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ रूम टेम्परेचर पे, जबकि पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम वायलेंट और विगरस रिएक्शन शो करते हैं क्लोरीन के साथ. अब अगर मोल्टन सोडियम है उसको अगर हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन गैस तो रिजल्ट में येलो कलर का फ्लेम प्रोड्यूस होता है और वाइट कलर का सोडियम क्लोराइड बनेगा. अगर लिथियम मेटल है तो उसके रिजल्ट में रेड कलर का फ्लेम प्रोड्यूस होगा और लिथियम क्लोराइड का सॉल्ट बनेगा. तो हम जनरली ये कहते हैं कि जो भी अल्कली मेटल होगा उसके रिजल्ट में वो मेटल हेलाइड प्रोड्यूस होगा. अगर आप केमिकल इक्वेशन को देखें तो केमिकल इक्वेशन में आपके पास X रिप्रेजेंट कर रहा है जनरली किसी भी मेटल को. ये लिथियम हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम. इनको अगर हम क्लोरीन गैस की प्रेजेंस में बर्न करवाएंगे तो रिजल्ट में प्रोड्यूस होगा मेटल हेलाइड मींस लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड एटसेट्रा. अब यहाँ पे क्वेश्चन माइंड में आता है व्हाई पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम रिएक्ट विगरसली विद क्लोरीन. अब जो सोडियम है या लिथियम है वो विगरसली रिएक्ट नहीं करते, स्लोली रिएक्ट करते हैं. लास्ट 3 एलिमेंट्स क्लोरीन के साथ विगरसली क्यों रिएक्ट करते हैं? तो हम ये कहते हैं एज वी गो डाउन द ग्रुप द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज. Potassium, rubidium and cesium have large metallic character, that's why it reacts vigorously with non-metallic chlorine. क्लोरीन एक नॉन मेटल है, क्लोरीन गैस इज नॉन मेटालिक इन नेचर, जबकि जो अल्कली मेटल्स हैं दैट आर मेटालिक इन नेचर. और जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है. सो पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम जो है इनका मेटालिक कैरेक्टर लिथियम और सोडियम की कंपैरेटिवली ग्रेटर है, हायर है, जिसकी वजह से ये जो तीनों मेटल्स हैं ये नॉन मेटालिक क्लोरीन के साथ विगरसली रिएक्ट करती हैं. अब अगर आप इन केमिकल रिएक्शंस को देखें तीनों को तो फर्स्ट रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है लिथियम जिसके केस में रेड कलर का फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है. सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा है सोडियम जिसके केस में ऑरेंज येलो कलर का फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है, गोल्डन येलो. और थर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेशियम जिसके केस में वॉयलेट कलर का फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है.
जब हम इन मेटल्स को क्लोरीन गैस की प्रेजेंस में बर्न करवा रहे हैं तो ये कन्वर्ट हो रही हैं इनटू देयर रिस्पेक्टिव क्लोराइड, सॉल्ट्स में कन्वर्ट हो रही है, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। और जो फ्लेम का कलर है वो स्पेसिफिक है, लिथियम के लिए रेड है, पोटेशियम के लिए वॉयलेट है और सोडियम के लिए गोल्डन येलो है। ठीक हो गया। सो दिस इज ऑल ऑफ अवर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस। In the next lecture, we will discuss the other half portion of alkali metals. Thank you so much. Allah Hafiz.